गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्ड के ऊपर जो न्यूमेरिकल वगैरह बनाया था और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया भी था कि आज हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। जो टाइप्स ऑफ सॉलिड होता है वो कितनी तरह के होते हैं, और चूंकि बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द amorphous solid। इट मींस what is the types of solid and what is the crystalline, what is the amorphous solid. Now let's discuss about it. First of all, types of solid. We have three types of solid. First, crystalline solid. Second, amorphous solid. And third is the polymorphous solid. Crystalline, amorphous and the polymorphous. कई बार यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा एमॉर्फस है कौन सा पॉलीमॉर्फस है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो क्रिस्टलाइन क्या होता है, एमॉर्फस क्या होता है, पॉलीमॉर्फस क्या होता है, सबके बारे में बात करूंगा। फिलहाल मैं सॉलिड की कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। The crystalline, amorphous and the polymorphous, there are three types of the solid. And in crystalline, we have four types: molecular solid, metallic solid, covalent or network solid, and the lastly ionic solid. These are four types of crystalline solid. In molecular solid further divided into three parts: polar molecular solid, non-polar molecular solid, and the hydrogen bonded molecular solid. आपको इसमें कुछ कुछ एग्जांपल भी दिख रहा होगा, जो एग्जांपल आपको रिकॉल करके रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी कि इन सॉलिड वी हैव थ्री टाइप्स: क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस एंड द पॉलीमॉर्फस। क्रिस्टलाइन फर्दर divided into four parts: molecular solid, metallic solid, and the covalent or network solid, ionic solid. Molecular solid further divided into three parts: polar molecular, non-polar molecular, and the hydrogen bonded molecular solid. अब जब आपने क्लासिफिकेशन समझ लिया तो हम बारी बारी से बात करें क्रिस्टलाइन क्या होता है, एमॉर्फस क्या होता है, बाकी सबके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये टाइप समझ लें सॉलिड का, आप कॉपी करो, फिर बारी बारी से क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बारे में बात करेंगे। आप लिख चुके होंगे। अब आइए जैसा डिस्कस कर लें क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या और एमॉर्फस सॉलिड क्या। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंस रखे हैं, क्योंकि बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है 12th में कि भाई क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच का डिफरेंस बताओ। तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि जो पार्टिकुलर का इंटरनल अरेंजमेंट होता है, पार्टिकल का जो पार्टिकल का इंटरनल अरेंजमेंट होता है वो क्या है, आपका रेगुलर है। और यदि किसी भी चीज का रेगुलर अरेंजमेंट हो तो उस सॉलिड का या उस सब्सटेंस का जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, डेफिनिट होगा। इसलिए मैंने क्या लिखा कि इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इज रेगुलर, सो दे हैव डेफिनिट ज्योमेट्री। अच्छा, इंटरनल अरेंजमेंट रेगुलर होगा, इसका मतलब है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो लॉन्ग रेंज का होगा, बहुत दूर तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे पार्टिकल्स को हेल्ड करवाने में, होल्ड करवाने में काम करेगा। सो वी राइट दे हैव लॉन्ग रेंज ऑफ फोर्स। नेक्स्ट, कि जब इंटरनल अरेंजमेंट रेगुलर है, लॉन्ग रेंज फोर्स काम कर रहा है, तो जो आपके पास सब्सटेंस है वो हार्ड भी होंगे और रिजिड भी होंगे। और यदि हार्ड और रिजिड है then they do not distorted by the mild distorting force। यदि आप पे थोड़ा सा उस पर फोर्स अप्लाई करो तो वो आपका ब्रेक होने वाला नहीं है। और फिर मैंने लिखा कि इट हैज अ रेगुलर कट। जब आप उसको किसी शार्प नाइफ से काटते हो, शार्प एज नाइफ, जब आप शार्प नाइफ से काटते हो तो जो कट होगा वो कैसा होगा, रेगुलर होगा। और दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यह एक वर्ड आता है एनआइसोट्रोपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनआइसोट्रोपिक? एनआइसोट्रोपिक का मतलब है कि जो अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो एग्जांपल आप लिख लो, कौन सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 12th में जब ऑप्टिक्स फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वहां चर्चा होता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रेजिस्टेंस का। थर्मल कंडक्टिविटी या एक्सपेंशन भी आप बोल सकते हो, सबसे पहले आप थर्मल एक्सपेंशन भी ले लो और कंडक्टिविटी भी ले लो। ये सारे एग्जांपल हो जाते हैं किसके,
एनाइजोट्रॉपिक को समझने में कैसे ये आपका हेल्प करेगा। तो जितने फिजिकल प्रॉपर्टीज है लाइक दिस, ये हर डायरेक्शन में अलग अलग होगा। अब क्यों अलग अलग हो? क्योंकि अरेंजमेंट कैसा है आपका? रेगुलर है। तो रेगुलरिटी अरेंजमेंट होने के कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक मेरे किसके थे? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। एक बार फिर से रिकॉल कर लो कि क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि जो इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज रेगुलर, सो दे हैव डेफिनिट ज्योमेट्री, they have long range of force, they are hard and rigid, they do not distorted by the mild distorting force, it has a regular cut when cut with sharp edge knife, they are anisotropic in nature, and the anisotropic is physical properties are different in different direction, they have sharp melting point. Now comes on amorphous solid. What is the amorphous solid? Just इसका हम लोग क्या करें कि इसके अपोजिट में बात करें कि इंटरनल अरेंजमेंट यहाँ पे क्या है? रेगुलर। तो यहाँ क्या होगा? इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज इररेगुलर। अब रेगुलर था तो डिफरेंट ज्योमेट्री, इररेगुलर है तो पक्का है कि डिफरेंट ज्योमेट्री नहीं होंगे। सो दे डू नॉट हैव डिफरेंट ज्योमेट्री, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्स, दे आर सॉफ्ट एंड नॉट वेरी रिजिड, दे आर डिस्टोर्टेड बाय द बेंडिंग और अप्लाइड माइल्ड डिस्टोर्टिंग फोर्स, इट गिव्स irregular cut, they are isotropic in nature and they do not have sharp melting point. मतलब आपका एमॉर्फस सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लॉन्ग रेंज का नहीं होता, बहुत कम दूरी तक काम करता है। और अगर बहुत कम दूरी तक काम करे और आप उसको क्या करो ना, बेंड कर दो, तो बेंड करोगे तो क्या हो जाएगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं पार्टिकल के बीच तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। देन वी राइट they are soft and the not very rigid, they are distorted by bending or applied mild distorting force. इसके पास एनाइसोट्रॉपिक नेचर होने के कारण कट क्या था आपका? रेगुलर था, बट इसके पास क्या भी इररेगुलर कट है। ये आइसोट्रॉपिक नेचर के मतलब यहाँ डिफिनिट, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के डिफिनिट डायरेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो डिफरेंट होंगे, और यहाँ क्या हो रहा है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में सेम होंगे। इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट और इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो आप इसको रिकॉल करेंगे जरूर, इसलिए क्योंकि यहां से आपके 12th बोर्ड का क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे कॉपी कर लो। फिर हम लोग बारी बारी से मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट और आईडी के बारे में बात करेंगे। अब जब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस हम लोग समझ चुके हैं, तो मेरे पास एक बच रहा है पॉलीमॉर्फस। मैं इसे भी डिस्कस कर लूं, पॉलीमॉर्फस क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर यदि डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर, ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, आपके जो सॉलिड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलीमॉर्फस। अब अगर ध्यान दो, डायमंड एंड द ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एक ही कार्बन के दोनों होते हैं, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी एलोट्रॉप्स होते हैं, बट दोनों के अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में, दोनों के स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिफरेंस आता है। तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो प्रॉपर्टीज में क्या होगा? अलग अलग होता है। ऐसे सारे क्या कहलाने वाले हमारे? पॉलीमॉर्फस। अब बात करने में हम लोग किसका? मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, तो मैं इसे बताता हूं।